वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट लेक्चर्स में हमने एवोकाडो की वैरायटीज़ डिस्कस की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन एवोकाडो और इसके बाद जो है हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कुछ जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स थे जो हमने कंसिडर नहीं किया था पिछले टॉपिक्स में, तो उसको भी आज जो है इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है एवोकाडो की लास्ट लेक्चर होने वाली है। इसके बाद जो है एवोकाडो की सीरीज जो है हम एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहला जो है वो है टिप बर्न इन एवोकाडो। टिप बर्निंग एवोकाडो। टिप बर्निंग एवोकाडो में होती है क्लोराइड की टॉक्सिसिटी से, जो लीव्स के टिप्स होते हैं यहाँ पे जो है बर्निंग सिम्टम्स जो है शो होने लग जाते हैं। इट इज ड्यू टू क्लोराइड टॉक्सिसिटी। और ये क्लोराइड टॉक्सिसिटी जो है हाई पीएच कंडीशन में होती है। पीएच कंडीशन में होती है, ठीक है। तो इसको जो है क्लोराइड टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, हैवी इरिगेशन यूज करते हैं। एलिवेट करने के लिए इसको जो है हैवी इरिगेशन करते हैं। जब हम हैवी इरिगेशन करते हैं उससे क्या हो जाता है, जितने भी सॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से पीएच जो है अबव जो है 7 चली जाती है, वो सॉल्ट जो है सॉइल से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद जो है इसके अलावा जो हम क्या करते हैं उसमें जो है सेकेंड थिंग जो है उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग यूजी अब आपको एक कोर्स आया हुआ सॉइल साइंस का, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जब सॉइल में ऐड करते हैं तो वो पीएच को जो है बैलेंस कर देता है, कम कर देता है। तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, पीएच मेंटेन हो जाती है, कम होने लग जाती है, जिससे वजह से क्या हो जाता है कि क्लोराइड की टॉक्सिसिटी नहीं होती है। क्लोराइड की टॉक्सिसिटी का मतलब ये होता है कि एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोराइड इन प्लांट। होता क्या है कि जितनी भी जो है क्लोराइड आयंस है वो वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स में जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसके बाद जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन लीव्स में चली जाती है और वहां पे जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के शो करते हैं, टिप बर्निंग करके जो है शो करते हैं। तो एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा, जो भी जो है सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक्स होते हैं, चाहे किसी भी क्रॉप की बात करो, फ्रूट क्रॉप्स की बात कर दो, वो कैसे सॉल्ट टॉलरेंस को जो है रजिस्ट करते हैं, उसमें एक फिजियोलॉजी होती है। उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक क्षमता होती है कि जितनी भी आयंस जो है वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जैसे Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, इनको जो है बाहर एक्सक्लूड करने की टेंडेंसी होती है इन सभी रूट स्टॉक में। कैसे? ड्यू टू सम मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल चेंजेस सेल्स में करके। तो वो क्या कर देते हैं, जितनी भी आयंस जो है वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, वहां से बाहर की तरफ को एक्सक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का जो है पीएच भी मेंटेन रहता है और सॉल्ट्स जो है एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। तो मेन इसमें आपने याद रखना है कि टिप बर्न किससे होता है। फिजियोलॉजी तो आपकी नॉलेज के लिए होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए असली में रूट स्टॉक सैलिनिटी टॉलरेंट है, बट उसमें एग्जैक्ट फिजियोलॉजी है क्या। दे आर बेटर एक्सक्लूडर ऑफ सॉल्ट्स, कैसे वैक्यूल से बाहर को निकाल देते हैं। तो मेन चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टिप बर्न होती किससे है और इसकी सिम्टम्स क्या है और इसको जो हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सेकंड जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैट इज पल्प स्पॉट
ठीक है। पल्प स्पॉट इन एवोकाडो में जो है वो स्टॉक रीजन पे होता है। जब जो है वस्कुलर बंडल्स जो यहाँ पे जो स्टॉक एरिया है एवोकाडो के वो इंजर्ड हो जाते हैं, लाइक बाहर का जो पोर्शन है इसका स्टॉक का, वो जब इंजर्ड हो जाता है तो उस एंड में जो क्या हो जाता है, ब्राउनिंग से होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ब्राउनिंग किसकी वजह से होती है, एंजाइम्स की वजह से होनी शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है पॉलीफिनोल। ऑक्सीडेज की वजह से जो है इसमें ब्राउनिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये रहा आपका पल्प स्पॉट। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसमें मिसोकार्प डिस्कलरेशन। मिसोकार्प डिस्कलरेशन, इसमें भी ये होता है कि जो इसका मिसोकार्प तो आपको पता होगा, जो पेरिकार्प बेरी में जो है पेरिकार्प को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिवाइड किया गया। आउटर वन इज एपिकार्प, इनर वन इज मिसोकार्प एंड इनर वन इज एंडोकार्प। ठीक है, तो मिसोकार्प हुआ सेंटर पल्प वाला पोर्शन। तो यहां पे क्या हो जाता है कि ग्रे टू ब्राउन जो है डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है, ब्राउन डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है। इट इज समटाइम इट इज एक्सोकार्प आल्सो, एक्सोकार्प बोलते हैं। ठीक है, एक्सोकार्प, मिसोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, तो इस पोर्शन में जो है ग्रेइश ब्राउन डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू एंजाइम्स किसकी वजह से, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज दैट इज पीपीओ की वजह से होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है, और इसकी जो है क्या होते हैं, मिसोकार्प डिस्कलरेशन जो है एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन में जो है ज्यादा देखा गया है। एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन में जो है मिसोकार्प डिस्कलरेशन ज्यादा होती है। और पल्प स्पॉट जो है स्प्रिंग के टाइम ज्यादा होता है, के टाइम जो है ये ज्यादा होता है। तो फर्स्ट आपने पढ़ा टिप 1, सेकंड वन इज मिसोकार्प डिस्कलरेशन, सेकंड वन इज पल्प स्पॉट, फर्स्ट वन इज टिप 1 एंड थर्ड वन इज मिसोकार्प डिस्कलरेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ वन इज ग्रे पल्प। ग्रे पल्प इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एवोकाडो। ये जो है पोस्ट हार्वेस्ट जो है के बाद जो डिसऑर्डर आती है, इट इज पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर। ग्रे पल्प में क्या होता है कि जो पल्प का जो एरिया है वो ग्रेइश सा हो जाता है, ग्रेइश एरिया इन पल्प। इट इज ड्यू टू, क्या होता है जब स्टोरेज कंडीशन में मॉइस्चर जो परसेंटेज जो है फ्रूट का जो है मॉइस्चर परसेंटेज 80% से जब कम होना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, ग्रे टू ब्राउन जो है पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये भी देख लिया आप लोगों ने, ग्रे पल्प देख लिया आपने, उसके ऊपर आपने मिसोकार्प डिस्कलरेशन देख लिया, फिर उससे पहले पल्प स्पॉट देख लिया, उससे पहले आपने टिप 1 देख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, दैट इज सन ब्लॉच। सन ब्लॉच, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन ब्लॉच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट सन ब्लॉच, उसके बाद टिप 1, उसके बाद जो है मिसोकार्प डिस्कलरेशन जो है बहुत बार पूछा गया। तो ये PYQ में जो है एक क्वेश्चन ये आया था, विच एमंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ एवोकाडो इज ए वायरल डिसऑर्डर, जो है वायरॉइड से फैलता है या फिर वायरसेस से फैलता है। इट इज
सन ब्लॉच जो है वायरस से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है। और ये जो कैसे ट्रांसफर होता है, इट ट्रांसफर थ्रू पोलन। जब पोलन में वायरस कैरी होता है उस टाइम भी जो है ये वायरस जो है आगे ट्रांसफर होकर जो है सन ब्लॉच करता है फ्रूट्स में। सेकेंड वन इज ग्राफ्टिंग और बडिंग के टाइम जब हम जो है इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनमें भी जो है वायरस होता है। और हम जब ग्राफ्टिंग और बडिंग में जो हम ध्यान नहीं देते कि हम जो है स्टरलाइज नहीं करते उन इक्विपमेंट्स को, तो उससे भी क्या हो जाता है कि जो हमारा पैथोजन है वो जो है आगे के लिए ट्रांसफर हो जाता है। तो सन ब्लॉच इज वायरस से होने वाली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, पोलन और ग्राफ्टिंग और बड़ी जो हम इक्विपमेंट्स को ढंग से जो है स्टरलाइज नहीं करते हैं तो उससे भी ये आगे को फैल जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी जो है आपने एप्रिकॉट में ही पढ़ा होगा। ये कुछ नहीं है, इट इज सडन कोलैप्स ऑफ टिश्यू की वजह से ऑर्गन डैमेज होता है। ऑर्गन की वजह से कुछ पार्ट जो है प्लांट का जो है डैमेज हो जाता है। और उसी पार्ट के डैमेज होने की वजह से क्या आ जाती है, सडन विल्टिंग आनी शुरू हो जाती है प्लांट्स में। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पास्ट ईयर में अभी तक आया नहीं पर एप्रिकॉट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एपोप्लेक्सी इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप। तो उसमें एप्रिकॉट आपने याद रखना है। और एवोकाडो में ये किसकी वजह से होता है कि सडन कोलैप्स इन द टिश्यू और ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो कुछ पार्ट प्लांट का डैमेज हो रहा है अल्टीमेटली। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लॉकेजेस आ रही है, कुछ न्यूट्रिएंट प्लस वाटर की मूवमेंट नहीं हो पा रही, सैप की मूवमेंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है विल्टिंग साइंस शो करने लग जाता है प्लांट और अल्टीमेटली जो है प्लांट डेड हो जाता है। दैट इज एपोप्लेक्सी। और नेक्स्ट है इसमें आपका फिजल्स। ये भी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पता है कैसे पढ़ने हैं? सबसे पहले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा, वो किसकी वजह से हो रहा है, सिम्टम्स क्या है और इसकी रेमेडी क्या है। ये तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा रेस्ट आप जो है उसको स्किप कर सकते हैं। कुछ भी उसमें जो है अनवांटेड मटेरियल अगर दिया है तो आप उसमें स्किप कर सकते हैं। तो फिजिकल्स कुछ नहीं है, इसमें जो है प्लांट जो है ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशन जैसे कि वाटर स्ट्रेस हो गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि लीव्स में जो है पेल कलर होना शुरू हो जाता है और जो है लीव का साइज छोटे होने लग जाता है, कर्लीनेस आ जाती है। ठीक है, ड्यू टू एबायोटिक स्ट्रेस इन इन्वायरमेंट। तो उसकी वजह से जो है लीव्स में ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। दैट इज फिजल्स इन एवोकाडो। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला कि सनब्लॉच, टिम्बर, ग्रेपल और दिस वन, ये है ड्राई नेक। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये एसआरएफ में भी आया है, जेआरएफ में तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स, डबल स्टार। ड्राई नेक जैसे एवोकाडो का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, एवोकाडो जो फ्रूट है उसका ये वाला पोर्शन, दैट इज नेक रीजन। इसमें जो है क्या हो जाता है, रैशेज जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपकी भी स्किन कई बार ड्राई हो जाती है तो रैशेज जैसे बन जाते हैं, तो वैसे सेम सिम्टम्स जो है एवोकाडो के इस रीजन में आने लग जाते हैं। इट इज ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस की वजह से जो है टर्जिडिटी लॉस होने शुरू हो जाता है सेल में। टर्जिडिटी लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहता उस एरिया में, तो उसकी वजह से क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, तो आप जो है पानी जो है सॉइल में जो है ऑप्टिमम रखें, जिसकी वजह से ड्राई नेक डिसऑर्डर जो है नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक बार रिपीट कर देता हूँ। टिम्बर इन एवोकाडो ड्यू टू क्लोराइड टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन पढ़ा था हमने पल्स स्पॉट।
पल्स स्पॉट में क्या होता है कि जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं आपके स्टॉक रीजन में वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि डैमेज होने की वजह से प्रॉपर मूवमेंट होनी बंद हो जाती है अंदर पल्प एरिया में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये जो है देखा गया कि अर्ली सीजन, जब सीजन के एंड में नहीं, अर्ली सीजन आफ्टर फ्रूट सेट के बाद जो है ये सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। लेटर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज मेसोकार्प डिस्कलरेशन, ये भी पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज से होता है। इसमें जो है जो मेसोकार्प रीजन है, एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, तो इसमें क्या होता है कि ग्रेश टू ब्राउन एरिया आना शुरू हो जाता है और डार्क ब्राउन एरिया आना शुरू हो जाता है। इट इज ड्यू टू एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, सेम एंजाइम है पीपीओ। एंड उसके बाद है आपका ग्रेपल जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर है, और ये पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर होता है ड्यू टू लो मॉइस्चर इन फ्रूट। ठीक है, उसके बाद आपने एपोप्लेक्सी याद रखना है, सडन डेथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, उसके बाद फिजल्स याद रखना है, इसमें साइज छोटे होने शुरू हो जाते हैं। ड्राई नेक याद रखना है, सन ब्लॉच याद रखना है। सन ब्लॉच इज वायरस ट्रांसमिटेड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें जो है पोलन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, या आपने नॉन स्टरलाइज्ड जो है इक्विपमेंट्स यूज किए हैं उसकी वजह से जो डिसऑर्डर आ रहा है, दैट इज सन ब्लॉच। तो ड्राई नेक याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो है हम लास्ट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हार्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैच्योरिटी इंडिसेस, एमआई जिसको बोलते हैं। मैच्योरिटी इंडिस का मतलब होता है किस स्टेज में जो पर्टिकुलर क्रॉप को जो है हार्वेस्ट करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो। व्हाट इज द मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ एवोकाडो पूछा जाता है, इसमें याद रखना ऑयल कंटेंट। ऑयल कंटेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, 8 से 15% मिनिमम ऑयल परसेंट होना चाहिए जब आप एवोकाडो को हार्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज इसमें जो है ड्राई मैटर कंटेंट भी देखते हैं। ड्राई मैटर कंटेंट इज अनदर क्राइटेरिया फॉर जजिंग मैच्योरिटी। इसमें क्या करते हैं, ड्राई मैटर कंटेंट को देखने के लिए 3 घंटे के लिए जो है एवोकाडो को जो है 105 डिग्री सेल्सियस में जो है ड्राई करते हैं, और उसके बाद जो है ड्राई मैटर कंटेंट देखते हैं, तो उसके बाद एनालाइज करते हैं कि अब हार्वेस्टिंग स्टेज आ गई है। तो इसको अगर याद नहीं रख सकते तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसका परसेंटेज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैच्योरिटी इंडिसेस फॉर हार्वेस्टिंग एवोकाडो फ्रूट्स। तो ऑयल कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है हार्वेस्ट आपने कर दिया, पोस्ट हार्वेस्ट में जो है आप देखोगे इट इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट, जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़े तो आप उसमें जरूर पढ़े क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं। ठीक है, तो एवोकाडो इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट। term climacteric was first given by Kidd and West. It is very very important. GR follow, डबल स्टार मार्क कर दो यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किड एंड वेस्ट ने दिया था ये टर्म, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। और क्लाइमेट्रिक आप लोग, अगर आप लोगों को पता नहीं, वो मैं बता देता हूँ क्लाइमेट्रिक होते क्या है। किड और वेस्ट ने दिया था, एंड एवोकाडो फ्रूट हैज वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट। अगर रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट जो है एकदम खराब हो जाएगा। रेस्पिरेशन में होता क्या, जो प्रोडक्ट में कुछ भी जैसे शुगर है उसकी डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है, यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है फ्रूट की स्टोरेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज क्या है, ग्लूकोज को डिग्रेड करने वाला स्टेप है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, फ्रूट खराब हो जाता है। तो इसमें अगर आप लोग को क्लाइमेट्रिक नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कैसे। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें जो है देयर इज सडन राइज इन रेस्पिरेशन रेट एज वेल एज इथिलीन प्रोडक्शन। कैसे होता है मैं बताता हूँ इसमें। जब आप नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में देखोगे उसमें जो है
इथिलीन का जो ग्राफ वो कांस्टेंट रहता है और रेस्पिरेशन रेट जो है शार्प डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस ये आपके ग्रोथ स्टेजेस इस तरफ को। फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन। आप लोगों के कोर्स में आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दैट सेल डिवीजन, इट इज एनलार्जमेंट, फिर उसके बाद आ गया राइपनिंग, लास्ट वन इज सेनेसेंस। ठीक है, तो ये रेट, किस रेट से जो है घटना बढ़ रहा है, दैट इज रेट। तो इसमें जो क्या है, लेट अस सपोज दो चीजें मार्क कर देते हैं। ये वाला लाइन जो है मैं दे रहा हूं फॉर क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स, जिसको सीएल से डिनोट करते हैं, डॉट डॉट में दे रहा हूं नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स को। अब होता क्या है, रेस्पिरेशन रेट जो है स्टार्टिंग सेल डिवीजन के टाइम पीक होता है फॉर आई एम शोइंग फॉर क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स। ये ठीक है, इसमें ऐसा होता है क्लाइमैक्टिक। नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट क्या दिखाता है, शार्प डिक्लाइन दिखाता है। ऐसे देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, यहां पे जो पीक आना शुरू हो जाता है। क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स में क्या हुआ, देयर इज सडन राइज इन रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग, बट देयर इज शार्प डिक्लाइन इन रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग इन केस ऑफ नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स। ठीक है, ये तो देख लिया हमने, किसका देखा हमने, ये देखा हमने रेस्पिरेशन रेट का ग्राफ। अब सेकंड आता है इथिलीन प्रोडक्शन। मैं सबसे पहले दिखाता हूँ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स में जो इथिलीन प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग राइपनिंग, शुरू से लास्ट तक जो है कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे कोई क्लाइमेटिक पीक नहीं आती है, मगर जो आपके क्लाइमेटिक फ्रूट्स है उसमें जो है क्लाइमेटिक पीक ऐसे आ जाती है ड्यूरिंग राइपनिंग। ठीक है, देयर इज सडन अपराइज इन द रेट ऑफ ethylene production at the time of ripening, and there is also sudden rise in respiration rate during ripening, but in case of non-climatic fruits there is sharp decline in the rate of ethylene or ethylene respiration rate during ripening. तो अगर आप लोगों को पता नहीं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में डिफरेंस क्या है, तो ये था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम ये एसर्शन एंड रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है जीआरएफ में, मुझे अभी याद आ रहा है। इसमें एसर्शन में ये आता है कि एसर्शन नहीं, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 में ये आता है कि हाँ मैंगो इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट, और सेकेंड स्टेटमेंट इसमें दिया था इन क्लाइमेट्रिक फ्रूट देयर इज सडन डिक्लाइन इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इथिलीन प्रोडक्शन। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट 2 तो गलत है, मैंगो तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, और इसमें बताया गया कि देयर इज सडन डिक्लाइन इन रेस्पिरेशन रेट, जबकि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में क्या होता है, देयर इज सडन राइज इन रेस्पिरेशन एज वेल एज इथिलीन प्रोडक्शन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो आप क्वेश्चंस के डेप्थ में जाते हो तभी आप असर्शन एंड रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होता है। तो इसके बाद जो है इट इज हाईली पेरिशेबल फ्रूट ड्यू टू हाई रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, तो इसकी स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। तो इसकी स्टोरेज हम दो उसमें डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फॉर मैक्सिकन एंड गुटेमालन वेराइटीज, एंड सेकेंड वन इज वेस्ट इंडियन वेराइटीज। इससे स्टोरेज कंडीशन से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, avocado is highly sensitive to chilling injury. It is very very important. Question आया हुआ है, which among the following fruit crop is highly sensitive to chilling injury? CI जिसको बोलते हैं chilling injury। ठीक है, चिलिंग इंजरी क्या होता है, जब लो टेम्परेचर में आप उसको स्टोर करते हैं तो वहाँ पे पिटिंग यानी गड्ढे गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, ब्राउनिंग होनी शुरू हो जाती है। और चिलिंग इंजरी से एक और क्वेश्चन मुझे याद है, आप उसको डबल स्टार मार्क कर दीजिए। ये क्वेश्चन आता है, विच एमंग द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप्स कैन नॉट बी स्टोर्ड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस एज दिस फ्रूट क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव टू चिलिंग इंजरी? इट इज ग्रेप फ्रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेप फ्रूट जो है चिलिंग इंजरी शो कर देता है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। इसको जो है डबल स्टार मार्क कर दें। सेम केस एवोकाडो में भी होता है कि पिटिंग एंड ब्राउनिंग आ जाती है। सो हम क्या करते हैं, मैक्सिकन जो वेराइटीज है दे आर टॉलरेंट टू
चिलिंग इंजरी, तो उसमें जो है 7 से 10 डिग्री के बीच में स्टोर कर देते हैं हम, 7 से 10 डिग्री। और इसमें चिलिंग इंजरी कब होती है, जब हम 6 डिग्री से कम इसमें स्टोर करते हैं। 4 से 6 डिग्री में जो है चिलिंग इंजरी आ जाती है। और वेस्ट इंडियन रेस को हम जो है अबव 13 डिग्री सेल्सियस स्टोर करते हैं, बिलो 11 डिग्री सेल्सियस इसमें जो है चिलिंग इंजरी आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है आपने याद रखना है। कुछ चीज़ें अगर मैंने पीछे स्किप कर दी होगी तो हम देखेंगे कि कोई शॉर्ट्स लेके हैं जिसमें जो हम पर्टिकुलर आपको चीज़ें बता देंगे, ये चीज़ हमने स्किप कर दी थी और ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मैंने सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है एवोकाडो का। तो नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा ड्रैगन फ्रूट के ऊपर होगा। ड्रैगन फ्रूट इसलिए क्योंकि ड्रैगन फ्रूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। 5 से 6 साल में ड्रैगन फ्रूट हर साल जो है कहीं ना कहीं जो है किसी एग्जाम में आ रहा है। और उसमें जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहा है, JRF सेम ईयर, SRF सेम ईयर, नेट सेम ईयर, RPCAU एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, मल्टीपल टाइम एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसका। वो क्या क्वेश्चन है वो देखने के लिए जो है आप ड्रैगन फ्रूट की सीरीज में जो है बने रहिएगा। तब तक आपसे मैं अलविदा लेना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को अच्छे से देखो। एवोकाडो की सीरीज अब ख़त्म हो गई है, तो आप देखो कि क्या क्या पास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए और उन पे जो आप थॉरोली स्टडी करो। अगर मुझसे कुछ जो है मिसिंग हो गया है टॉपिक तो आप जो कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।